हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक चाइनीज़ ड्रामा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत हमारी फीमेल लीड के साथ होती है, जो एक बिल्डिंग में जा रही होती है और वहाँ पे वो ब्लाइंड डेट की जगह होती है। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे एक छोटा सा टेडी बियर देती है, जिस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जिस पर वो उस टेडी बियर को अपने पास रख लेती है और उसे लेकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके सामने यहाँ पर कई सारे लोग ब्लाइंड डेट के लिए आते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अलग-अलग होती है, पर वो किसी के साथ भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। फिर हम यहाँ से अपने मेल लीड को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आता है और अपना नंबर लेता है। जब हमें पता चलता है कि उसका नंबर 35 था और हमारी फीमेल लीड का 36, वो उसके पास जाकर अब जैसे ही बैठने वाला होता है, तभी शानिंग को एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो अपना फ़ोन लेके साइड में बात करने के लिए चली जाती है और अपना बियर वहीं पर भूल जाती है। यूएंग जैसे भी बैठता है, तभी उसके पीछे वाली सीट पर एक निंग आकर वापस बैठ जाती है और अपने ब्लाइंडेड को अटेंड करने के लिए आती है। और यंग भी किसी ब्लाइंडेड से बात कर रहा होता है, जब वो बताता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अभी अभी चाइना आया हूँ, जिसकी ये बातें शानिंग भी सुन रही होती है। तभी वो ब्लाइंडेड पार्टनर बताती है कि वो 3 साल पहले चाइना वापस आई थी और एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है, और बोलती है कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुनकर शानिंग मन में बोलती है कि ये तो कितनी परफेक्ट मैच है, लेकिन यूएंग कहता है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जो सुनकर निंग बोलती है कि इतनी हाई रिक्वायरमेंट्स लेकर कौन यहाँ पर आता है, और फिर वो वहाँ से जाकर बाहर एक बेंच पर बैठ जाती है, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तभी वहाँ पर एक टेडी बियर लेकर आता है, जो कि रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि जब आपको आपका पार्टनर मिल जाए तो आप अपने पार्टनर के साथ बड़े टेडी बियर को एक्सचेंज कर सकते हो। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्यूट होता है, और वहाँ पर सारा जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। तब यूंग उसे देखकर बोलता है कि नो, लॉन्ग टाइम नो सी। तब शॉनिंग भी उसे देखकर हैरान होती है और उसे यूंग के नाम से बुलाती है। फिर दोनों एक कैफे के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछते हैं कि तुम अभी कहाँ पर काम कर रहे हो। तो वो बताता है कि रियो बैंक में फाइनेंसिंग में काम करता हूँ। तब जेनिंग उसे कहती है कि मैं भी वहीं पर काम करती हूँ, और दोनों अपने वीचेट अकाउंट एक्सचेंज करते हैं। तभी वो उसे कुछ भेजती है, जो देख कर यूयंग कहता है कि तुम अभी से लाइन ड्रॉ करना चाहती हो हमारे बीच में। तभी वो कहती है कि इसमें ब्लाइंड डेट का रोल है। तो यूं कहता है कि तब तो फिर मैं इस ब्लाइंड डेट में फेल हो गया, पर वो कहती है कि इस बियर को देखकर आधे ही फेल हुए हो, क्योंकि उसने उसके बियर को अपने पास ही रखा था। अब वो अकेले वहां पर बाहर खड़ी हुई होती है, अपनी फ्रेंड लिंगवे से बात करते हुए कि उसे कोई ब्लाइंड डेट नहीं मिला। वो बोलती है कि इतने सारे लोगों में से तुम्हें एक भी सूटेबल पर्सन नहीं मिला। शाओनिंग बोलती है कि हाँ, एक मिला तो था, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में आकर बताऊंगी। अब हम शाओनिंग को यूएंग की कार में देखते हैं, जहाँ पर वो लिंक को टेक्स्ट करके बताती है कि आज उसका कितना लक खराब है। आज उसकी इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग खराब हो गई आते टाइम, और अभी वो अपने ब्लाइंडेड पार्टनर के साथ आ रही है, जो कि उसका हाई स्कूल क्लासमेट रह चुका है। पीछे वाली सीट पर उसकी बाइक रखी होती है। तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसके फ़ोन में जो लिंग ने ऑडियो भेजा था वो बजना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा क्लासमेट है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम उसको अच्छे से पकड़ के रखो ना। जो चीज़ यूएंग सुनकर कहता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, पर शाओनिंग काफ़ी एम्बेरस होकर अपना फ़ोन वापस से उठा लेती है। अब वो अपने घर पहुंचकर लिंग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि अभी वो क्या करे। तो वो बोलती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड चाइना वापस आ रहा है और तुम अपने क्लासमेट की वेडिंग में मिलने वाले हो, और तुमने उसे बोला था कि तुम उसे 3 गुना ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ कर दिखाओगी, लेकिन अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम कैसे जाओगी वहाँ पर। इस पर निंग बोलती है कि अब मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी तो मैं इसके लिए श्योर हूँ, लेकिन पार्टनर के लिए मैं क्या करूँ। उसी वक्त उसके पेरेंट्स अचानक से उसके रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, पर ये बात सुनते ही दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं, और निंग फ़ोन कट करके उनके पास जाती है, जहाँ दोनों ही पेरेंट्स अपने फ़ोन के अंदर गेम खेल रहे होते हैं। और वो फ़ोन पर चिल्लाती है कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स उनके लिए चिंता करते हैं, और आप देखो मैं भी 27 ईयर्स की हो गई हूँ, मुझे कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। उसकी मॉम बोलती है, अरे मैंने तो तुम्हें इतने पार्टनर्स दिखाए, पर तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रहा है। अब मेरे पास कोई भी पार्टनर्स नहीं बचा है, बस एक फ्रेंड का लड़का बचा हुआ है। वो उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम उसे घर लेकर आ गए तो तुम्हें और किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब उसकी मॉम उसे वीचेट पर उसका नंबर भेजती है, और डैड को इशारा करके दोनों ही वहां से चले जाते हैं। जैसे ही शाओनिंग देखती है कि तो वो इनहेंग का नंबर होता है, वो कहती है कि भला ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है, और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछने वाली थी, लेकिन तब तक वो चले जाते हैं। अगले दिन अब शाओनिंग अपने बैंक में जाती है, वहां पर उसे गेट नहीं खुल रहा होता है। तभी पीछे से यूएंग आकर दरवाजा खोल देता है, पर वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और थैंक यू बोलकर फटाफट वहां से चले जाती है। अब निंग को काम करता हुआ देखते हैं, जहां पर उसका कस्टमर्स को असिस्ट करना होता है, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से करती है। फिर हम मीटिंग रूम्स देखते हैं, जहाँ पर एक एम्प्लॉय एक लिस्ट दिखाता है और कहता है कि आज तो वॉइस जनरल की मीटिंग है, तो यूएंग यहाँ पर क्यों आ रहा है। तभी वॉइस जनरल के साथ यूएंग वहाँ पर आ जाता है, और ये जो पर्सन होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है, जो उनके क्वार्टरली रिपोर्ट होती है। वो उन सभी को बताता है कि उनकी लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें 10 मिलियन का डिक्लाइन हुआ है।
ये सुनकर यूएन पूछता है कि ये 25 मिलियन का लोन प्लान फेल क्यों हुआ है। तो वो बताता है कि कंपनी का अरेंजमेंट अच्छे से ना होने की वजह से फेल हो गई है और वो लोग लोन के पैसे लेकर भाग गए हैं। यूएन जब इस चीज़ के बारे में उसे सवाल करता है तो बोलता है कि मैं इसके लिए भी प्रिपेयर नहीं हूँ, वो तो मैंने सिर्फ डाटा के अंदर ऐड कर दिया था। जिस पर यूएन बोलता है कि लेकिन मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर आया हूँ और अपना प्रेजेंटेशन लेकर खुद आगे आ जाता है। जिसे ऐसे देखकर वो पर्सन बोलता है क्या तुम मुझे एक भी चांस नहीं देने वाले हो। तो यूएन कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें चांस दिया था। फिर वो अपना एनालिसिस डेटा निकालता है और दिखाता है कि देखो इसमें आधे लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है वो सभी इस पर्सन की रिलेटिव या फिर फ्रेंड है, और अपना पॉइंट एक्सप्लेन करके बताता है कि इसे इन पैसों के खुद के लिए यूज किया है जो पैसे इसे बाकी लोगों को देने चाहिए थे। यह देखकर उस पर्सन शेख का चेहरा सभी के सामने उतर जाता है। इसके बाद हम निंग को देखते हैं जो कि अपने कलीग से बात कर रही होती है और वो उसे बताती है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत करती हो, इस बार तो तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन ही जाओगी। तभी शाओनिंग बोलती है कि इसके लिए तो मैं 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। फिर हम उनके मीटिंग रूम का सीन वापस से देखते हैं जहाँ पर उसकी कलीग उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम एक फाइल के अंदर देखा था, तो तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय बनोगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी उनका इंचार्ज आकर 2 लोगों का नाम लेता है जो कि सिलेक्ट हुए थे। ये सुनकर शाउनिंग पूरी तरीके से सैड हो जाती है। तभी वो उसे कहता है कि मैन पावर कम होने की वजह से तुम्हें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हेल्प के लिए भेजा जा रहा है। मीटिंग के बाद निंग उस इंचार्ज के ऑफिस में जाकर उसे गुस्से में पूछती है कि उसे इस बार भी परमानेंट क्यों नहीं किया गया है, जबकि वो ऑलरेडी इतने अच्छे से काम कर रही है। वो फालतू की लीव वगैरह भी नहीं लेती है, ना ही एक भी दिन काम पर लेट आती है। और जो नई लड़की आई है वो सिर्फ 6 महीने में ही कैसे परमानेंट हो गई। इस पर उसका सीनियर बोलता है कि तुमको अब तक समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कनेक्शन और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तभी काम चलता है। जिस वजह से शार्निंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और ड्रेसिंग रूम में आकर रो रही होती है, अपना नेम बेच वहीं पर रखकर चली जाती है घर पर। अब जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है तो सोचती है कि 25 ईयर्स की एज के बाद से ही टाइम कितना ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। कनेक्शन ना होने की वजह से उसकी जॉब में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है और ना ही उसे कोई ब्लाइंड डेट मिल रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरी एज की वजह से तो लोग मुझे इंसिस फील नहीं हो रहा है। पर क्या पता कुछ सालों बाद सब ठीक हो जाए। अगले दिन जब वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर एक पर्सन उसे वेलकम करता है और उसके पूछने पर उसे बताता है कि वहाँ के इंचार्ज सिंह है। तभी वहाँ पर वो आ जाती है जिसे एम्प्लॉयज चुपकर डेविल और रूथलेस कहकर बुलाते हैं और शिंग अब उसे काम देने के लिए बोल रही होती है। पर शाओनिंग बोलती है कि वो यहाँ पर जॉब छोड़ने के लिए आई है। ये सुनकर उसे थोड़ा सा शौक लगता है, लेकिन वो उससे पहले काम करने के लिए देती है जिसे वो करना पड़ता है। जिस काम को जैसे ही शाओनिंग कंप्लीट कर लेती है तो उसे अपना रेजिग्नेशन जाकर दे देती है। ये देखकर शिंग उसे बोलती है कि रेगुलरली एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, उन्हें रिजाइन देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है और तुम्हारा ट्रांसफर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो जॉब छोड़ने के लिए टाइम लगेगा। जो सुनकर वो थोड़ा सा सैड होकर फिर से कुछ चेंजेस करने के लिए फाइल लेकर चली जाती है। सीन अब यहाँ से यूएंग पर आता है जो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसे फंग शाओ का इनविटेशन, वेडिंग इनविटेशन आता है और वो उसे इंसिस्ट करता है कि तुम वहां पर जरूर आना है। वो कहता है कि मैं प्री वेडिंग के लिए नहीं आ सकता। तभी वो देखता है कि शाओनिंग उस इनविटेशन की फोटो डाली है, तभी वो जाने के लिए भी रेडी हो जाता है। इधर शाओनिंग लिंग के साथ ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है और वो उसे बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड लूस एजिंग एब्रॉड जाकर तुम्हें भूला नहीं है, वो यहाँ पर वापस आकर तुम्हें फिर से परस्यू करेगा, तो क्या तुम वापस आ जाओगी। तभी शाओनिंग याद करती है कि जब एक बार शाओनिंग अपने बर्थडे पर उसका वेट कर रही थी क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर वहाँ पे मेरी मम्मी वगैरह बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है। पर तभी शाओनिंग के पास मैसेज आता है कि वो अपनी इंटर्नशिप करने के लिए अब्रॉड जा रहा है और बाद में आकर उसे अच्छे से प्रपोजल देगा। अब वो सोचती है कि उसने सिर्फ मेरा बर्थडे का दिन ही नहीं बल्कि मेरे 7 साल का रिलेशनशिप और बहुत कुछ ही खराब कर दिया है। ये बोलकर वो सो जाती है। अगले दिन अब हम प्री वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यूएंग आता है और जो कपल्स होते हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता है, विश करता है। तभी वहाँ पर लू भी आ जाता है जहाँ पर ग्रूम उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूएंग कहता है कि हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं लेकिन इन लोग को याद नहीं होता है। अब वो दोनों ग्रीटिंग शेयर करते हैं तभी सामने से शाओनिंग आ जाती है। उसे देखते ही लू ग्रूम से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि शाओनिंग और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैं अभी उसे ठीक करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करना हम दोनों को साथ में लाने के लिए। जिस पर वो उसे हाँ कह देता है, लेकिन ये सुनकर यूएन को अच्छा नहीं लगता। लू फ्लास्क का बुके लेकर शाओनिंग के सामने आता है, उसे सॉरी बोलता है। जिसे ऐसे देखकर पहले तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि बर्थडे के टाइम प्रपोज करोगे, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर तुम एब्रोड चले गए। उस टाइम मैं कितना ज़्यादा एम्बेरस्ड हुई थी, तुम्हें पता भी है, तो क्या तुम अब मुझे यहाँ पर भी एम्बेरस करना चाहते हो। लू बोलता है कि मैं सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, उस टाइम मेरी गलती थी। मैं उस टाइम शादी को नहीं देख पा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो सही टाइम ना था हमारी शादी के लिए, लेकिन इस 1 साल में मुझे पता चल गया है कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। सभी लोग यहाँ पर बोलने लग जाता है कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियाँ बोलती है कि चिल्लाओ मत, वो उसे प्रपोजल के दिन पर छोड़ चला गया था।
वो उसे कैसे माफ कर सकती है। जो सुनकर वो सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी यूएंग डेकोरेशन में एक फ्लावर निकालकर उसे शाओनिंग को देने के लिए आता है, जो देखकर लू बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे और निंग का मैटर है। पर यूएंग उसे बोलता है कि ये हमारी क्लासमेट की प्री वेडिंग है, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा, जो सिर्फ तुम दोनों का मैटर नहीं रहेगा। शाओनिंग भी यही बोलती है और यूएन के हाथ से फ्लावर ले लेती है, जो देखकर लू अपसेट होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में शाओनिंग यूएंग के साथ घर जा रही होती है, जहां पर वो उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। इस पर वो कहता है कि ये पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट सा लगता है, पर वो कहती है कि मुझे ऐसा पहले लगता था, लेकिन बाद में समझ के आया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सिर्फ एक अच्छा करियर और स्टेबल फैमिली चाहती हूँ। यूंग बोलता है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तब वो कहती है कि आगे और ब्लाइंड सेट पर जाऊंगी पार्टनर्स ढूंढने के लिए। तभी उसे अपनी कार साइड में पार्क करके कहता है कि अगर तुम्हें एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। जो सुनकर निंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाती है। यहाँ से फिर हमें इसके पास का सीन दिखाया जाता है। इनके पास्ट के सीन में ये दोनों हाई स्कूल के अंदर मिले थे। जब हैंग ने उसे सबसे पहले देखा था, तभी शाओनिंग का किसी ने नाम चिल्लाया था, जिसका नाम सुनकर स्माइल करता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर अमनिंग जैसे ही लिफ्ट के अंदर आती है तो देखती है कि वो यंग वहां पर पहले से ही होता है, लेकिन वो उसे देखकर कुछ नहीं बोलती और अपने फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस करती, लेकिन उसी टाइम लिफ्ट बंद हो जाती है। इसलिए यंग मेंटेनेंस को कॉल करता है और रनिंग से पूछता है कि क्या तुमने सोच लिया है कि, तो शाओनिंग थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि थोड़ा झिझक जाती है, और पर उसे लगता है कि वो उसे कल के प्रपोजल के बारे में पूछ रहा है। तब वो कहता है कि नहीं, मैं तो लंच के लिए बोल रहा था, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। ये सुनकर वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और कहती है कि कुछ काम है तो आज मैं लंच नहीं कर पाऊंगी। तभी वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। शाओनिंग के आते ही शिंग उसे मीटिंग रूम के अंदर बुलाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कहती है कि तुमने लोन बिल के अंदर खुद सुकाई को डिस्काउंट दिया था। पर शाओनिंग कहती है कि मैंने सिर्फ हेल्प कर रही थी, और उसे स्ट्रेट फीस के साथ कहती है कि ये कोई हेल्प सेंटर नहीं है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग हर टाइम वेट कर रहे होते हैं। तुमने ये सब किया था लेकिन अब वो गायब है, तो अब हम इसके लिए क्या करें। शाओनिंग कहती है कि आप चाहती है कि एवली मैं अपने ऊपर लेकर रिजाइन कर दूं। इस पर शाओनिंग बोलती है कि वैसे तो सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन शाओनिंग बोलती है कि मैं इतने बड़े इल्ज़ाम के साथ क्विट नहीं कर सकती, मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तब वहां पर उसके दूसरे डिपार्टमेंट का साथी आता है, जिसका नाम जाओ है। वो कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो, तुम उसे इतना पुश क्यों कर रही हो। तो शिंग बोलती है कि ये तो इसने खुद ही किया है, अगर उसने सॉल्व कर लिया तो अच्छा है, और अगर नहीं कर पाई तो जो उसे अभी तक की सैलरी मिली है उसके लिए अपना ब्लेम ले सकती है। अब इधर शाओनिंग उस इंसान के साथ वाले चैट्स और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए थे वो सारी चीजें चेक करती है। तभी एक कलीग शाओनिंग के पास आकर पूछती है क्या तुम सच में काई के साथ मिली हुई हो। पर वो मना करती है और बोलती है कि मैं अपने इनोसेंस प्रूफ कर दूंगी। तो शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, और कहती है कि तुम्हें काई मिले तो उसे बोलना जो उनने मेरे पैसे उधार लिए हैं मुझे वापस कर दें। अब देखते ही देखते सब लोग काम करके चले जाते हैं और लास्ट तक शाओनिंग ही बची होती है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। फिर वो जैसे ही ऊपर से नीचे आती है और टैक्सी के लिए वेट कर रही होती है, तभी उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिलती है। वो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो अपना अम्ब्रेला लेकर घर की तरफ जाने के लिए चली जाती है। थोड़ा आगे जाकर वो नीचे एक पोस्टर देखती है और याद करती है कि उसने ये बैंक में लगाया था। ये देखकर वो काफी सैड हो जाती है। फिर वो किसी को कॉल लगाती है बात करने के लिए, लेकिन वो पर्सन फोन नहीं उठाता। तभी हवा चलने की वजह से उसका अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। लेकिन उसी वक्त वो यंग वहां पर अपना अम्ब्रेला लेकर वहां आ जाता है, और वो दोनों साथ में कार की ट्रंक में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शाओनिंग उससे सडन कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। यूंग पूछता है कि क्या बोला अभी तुमने, पर वो कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं। तभी यूंग उसे चेयर करने के लिए बोलने लग जाता है कि मैंने सुना है बारिश में एक नेचुरल फायरवर्क्स होता है। ये सुनकर वो कहती है कि पहले इसी वजह से मैं इसे पसंद करती थी, लेकिन अभी पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो सारा कीचड़ हमारे ऊपर ही स्प्रेड होता है। और वो बोलती है कि तुम्हें भी मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया होगा ना अभी तक तो। जिस पर वो हाँ कहता है। शाओनिंग बोलती है कि जब काफी सालों बाद क्लासमेट्स मिलते हैं तो अपने करियर या मैरिज के बारे में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मैं जब से तुमसे मिली हूँ सिर्फ अपना फेलियर ही तुम्हें दिखा रही हूँ। यूंग बोलता है कि शादी ना करना कोई फेलियर थोड़ी ना होता है, और करियर में आगे जाने के लिए और भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर लोगी। पर वो बोलती है कि वो 3 साल से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक भी बिना किसी कनेक्शन की वजह से वो परमानेंट नहीं हो पाई है, लेकिन अभी इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से भी निकाल दी जाऊंगी। तब वो उसे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, रूल के खिलाफ है। तो यूंग बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम पर मर्सी शो नहीं करूंगा। इस पर निंग कहती है कि वो खुद को प्रूव करके ही रहेगी। अगले दिन जब शाओनिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू के लिए आई होती है तो हम देखते हैं कि उस कम्युनिटी के अंडर यूएंग भी होता है। वो उन सभी को सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दे देती है और बोलती है कि वो इसमें किसी भी तरीके से मिली हुई नहीं है, उसे काई के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और उनके जो चैट्स और डॉक्यूमेंट थे वो सब भी दिखा देती है। और लोग अब उससे कुछ सवाल पूछने के बाद उसे बाहर भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती
होती है तभी यूइंग उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसकी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प नहीं था। इस पर वो हाँ बोलती है। तभी वो याद करती है कि जब उसे भी बात पता चली थी तो उसने कहा था कि अगर वो उस टाइम नहीं होगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने कुछ लिखकर उसे दिया था कि वो उस डॉक्यूमेंट पर बाद में स्टैम्प करवा देगा, जो चीज़ वो उन लोगों को बता देती है। फिर जब वो अपने डेस्क पर वापस होती है तो उसे कुछ मैसेजेस आती है और उसमें उसके पास मेल होता है कि वो इनोसेंट प्रूफ हो चुकी है, जो चीज़ बाकी सभी लोगों को पता चल जाती है और सभी उसे विश करने लगते हैं। शिंग को भी वो चीज़ जाकर बताती है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन असल में शाओनिंग को देखकर वो भी खुश होती है। पर हम शाओनिंग को उसके फ्रेंड लिंग के साथ देखते हैं। वो उसे गिफ्ट देती है जो कि उसे काफ़ी टाइम से चाहिए होता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है। अब ये दोनों साथ में खा रहे थे, तभी शाओनिंग कहती है कि हम दोनों क्यों ना, अब जब ये दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं तभी शाओनिंग कहती है कि हम दोनों क्यों ना शादी कर लेते हैं, 90% लोगों से ज़्यादा खुश रहेंगे। लिंग बोलती है फिर तो तुम्हें भी अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देती हो, ऐसा लगता है कि तुम जैसे वहाँ पर किसी और के लिए जा रही हो। शाओनिंग बोलती है कि ऐसा ऑलमोस्ट हो ही गया था, लेकिन अब उस क्लासमेट की मिलने की वजह से अच्छा हो गया है। वो बाहर से काफ़ी कोल्ड दिखता है लेकिन वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, और उसके जो हेल्प थी उसकी वजह से मेरा सस्पिशस खत्म हो गया। तब वो कहती है कि उसकी कंडीशनिंग अच्छी है, वो तुम्हारी हेल्प भी करता है तो पक्का वो तुम्हें पसंद करता होगा। तभी शाओनिंग उसे बताती है कि उसने तो मुझे प्रपोज भी किया है। ये सुनते ही लिंग चौंक करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुमने हाँ बोला, लेकिन वो कहती है कि मैं भला कैसे हाँ बोल सकती हूँ, अभी तो हम सिर्फ कुछ ही टाइम मिले हैं, मैं उसके बारे में अभी अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। तो लिंग बोलती है कि वैसे भी लाइन डेट पर ही जाने वाली हो और इससे अच्छा कैंडिडेट तुम्हें कहाँ पर मिलेगा, बाद में तुम्हें रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना लू से बहुत अच्छा है, जो कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा और जो तुम्हें पसंद भी करता है, इसलिए तुम्हें उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब शावनी उसे कहती है कि ठीक है फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी।